नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम व्याख्यान भाग 2 के पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने व्याख्यान भाग 1 में, जो कि अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें अनुभाग 1.1 से 1.1.2 की चर्चा करी थी। आज हम एनसीईआरटी के अनुसार अनुभाग 1.2 और 1.2.2 की चर्चा करने वाले हैं। तो हम अपने आसपास के पदार्थों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा विषय यह अस्वीकरण है के बाद आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं। तो आज इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप किन किन बातों को जानने में सक्षम होंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। आज आप पदार्थों के कणों के अभिलक्षणों को समझने में सक्षम होंगे, यानी कि पदार्थों के कणों की विशेषताओं को समझने में आपको मदद मिलेगी। अब हमने कल तक के व्याख्यान में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इसके पहले पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, सतत और कण प्रकृति, और कण प्रकृति से संबंधित कुछ क्रियाकलापों की चर्चा करी थी। अब आज हम, चूंकि हमने पढ़ लिया है पदार्थ कण प्रकृति के होते हैं, तो पदार्थ के कणों की अभिलक्षणों यानी विशेषताओं को समझने में आज आप सक्षम होंगे। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर एनसीईआरटी पुस्तक की बात करें, तो एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार किन किन विषयों को आज हम शामिल करने वाले हैं इस व्याख्यान में। तो आज हम बात करेंगे 1.2.1, जिसमें हम पदार्थों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उनकी चर्चा करेंगे, और 1.2.2, जिसमें हम बात करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन दो बिंदुओं पर आज हमारा व्याख्यान का ध्यान केंद्रित होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब अपने व्याख्यान को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.1 की चर्चा करते हैं, जिसमें पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस बात की चर्चा की गई है। तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब हम पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने वाले विषयों की शुरुआत कर रहे हैं, और यह हमारे आसपास के विभिन्न सामग्रियों व्यवहार को समझने में बहुत मदद करती है। कैसे? देखो, पदार्थ के कण कसकर एक साथ पैक नहीं होते। हमें क्या लगता है, अगर हमें ऐसा लग रहा है हमने अपने आसपास कोई वस्तु देखी, आपने एक कुर्सी देखी, आपने एक दीवार देखी, तो आपको ऐसा लगेगा कि पदार्थ के कण कसकर एक दूसरे के साथ पैक हैं। हाँ, पैक होते हैं, लेकिन उनके बीच फिर भी कुछ ना कुछ अंतराल होता है। तो किसी भी पदार्थ को बनाने वाले कण पूरी तरह से कसकर एक दूसरे से नहीं सटे होते हैं। इसके बजाय उनमें रिक्त स्थान होता है, और इन रिक्त स्थानों को हम अंतर आणविक या फिर अंतरकड़ी स्थान भी कहते हैं। तो हमने इन रिक्त स्थानों को क्या कहा? अंतर आणविक, मतलब अणुओं के अंदर जो स्थान होते हैं, इस कारण इन्हें अंतराकड़ी स्थान या फिर अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। पर ये स्थान बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह स्थान रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कि अगर हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई, तो इन अंतराकाशीय स्थानों के कारण ये अभिक्रियाएं हो पाती हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, और इन उदाहरणों को देखेंगे ताकि हम इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझें, और हम यह देखेंगे कि कण एक दूसरे के साथ दैनिक जीवन की स्थितियों में कैसे क्रियाएं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण है चाय, कॉफी, नींबू, नींबू पानी, ये सब हम बनाते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे प्रकार के कणों के बीच स्थानों में चले जाते हैं। यानी कि जब हम चाय बनाते हैं, तो जब हम पानी में चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, तो पानी में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण वहां पर चीनी के कण, चाय पत्ती के कण, ये उन स्थानों के बीच अपना स्थान बना लेते हैं, और वे मिश्रित हो पाते हैं। तो यह सब क्यों हो पाता है? क्योंकि पदार्थों में अंतर आणविक स्थान है। और यही कारण है कि अगर हम दूसरा उदाहरण लें कि नमक या चीनी पानी में घुल जाती है, तो इसलिए इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक या चीनी के कण पानी के अणुओं के बीच स्थान घेर लेते हैं, जिसे हम एक विलयन के रूप में भी जानते हैं। तो उसे हम, जो प्राप्त हमारे पास मिश्रण है, उसे हम विलयन कहते हैं। तो आप इस चित्र में देखो कि आपके पास दो बीकर हैं। एक बीकर है जिसमें पदार्थों को दिखाया गया है कि किस प्रकार हमने पहले एक कोई पदार्थ मिलाया, और दूसरे चित्र में आपको दिखा दिखा देख सकते हो कि पदार्थ जो भी आपने मिलाया है, पानी में मिलाया है, उसमें वह पूरी तरीके से एक समान रूप से फैल गया है। तो इस प्रकार हम अंतराकड़ी स्थानों की चर्चा
कर रहे हैं और इस प्रकार हम अंतराकड़ी स्थानों को आणविक स्थानों को देख सकते हैं कि आप इस चित्र से ठीक ढंग से समझ सकते हो कि किस प्रकार पदार्थों में अंतराकाशीय स्थान होते हैं और अणु उनमें किस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसके बाद हम बात अब करते हैं कि पदार्थों के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे? क्या आपको अपना घर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या हम एक दूसरे को चलते हुए देख पा रहे हैं? अगर हम बैठे हैं तो हम गतिमान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम भी तो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमारा विषय है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो यह पदार्थ के कण यह क्या बताता है कि ये पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते बल्कि हमेशा गति में रहते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है। हर प्रकार के पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है। तो जो जो गतिज ऊर्जा होती है वह उनकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा ही कणों को गति प्रदान करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक गेंद पहाड़ से नीचे लुढ़कती है। अगर आप पहाड़ पे जाके गेंद को रख दो, अब क्या होगा? वहां से लुढ़क रही है क्योंकि उसमें ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को जो उसके गति के कारण होती है उसे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो और ये गतिज ऊर्जा तापमान से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे कण तेजी से गति करते हैं क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वे तेजी से गति करते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिमान क्यों रहते हैं? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हमने 2 प्रकार के पदार्थों के बारे में 2 तथ्य देखे। दूसरा क्या है? पदार्थों के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। एक तो अंतराकाशीय स्थान वाला देखा कि पदार्थों के बीच अंतराकाशीय स्थान होता है और दूसरा पदार्थों के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इन्हें हम आगे क्रियाकलाप से भी समझेंगे कि कैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे दैनिक जीवन में। इससे संबंधित क्रियाकलापों की चर्चा करेंगे। अब हम एक और बात की चर्चा करते हैं जिसे हम विसरण कहते हैं। विसरण मतलब फैल जाना, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पदार्थों के विभिन्न प्रकार के कणों का आपस में अंतर मिश्रण विसरण भी कहलाता है। अगर हमने 2 पदार्थों को आपस में मिलाया तो वे एक दूसरे में फैल गए ना, जैसे कि हम जब एक परफ्यूम को कमरे में छिड़क देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यहाँ पर हवा में वो परफ्यूम के कण जो भी आपका इत्र है उसकी सुगंध मिल गई, अब वह पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है, यानी कि पदार्थों का फैल जाना। और गर्म करने पर विसरण तेज होता है। अब विसरण गर्म करने पर तेज क्यों होता है? तो हम देख सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वे तेजी से गति करेंगे और जब वे तेजी से गति करने लगेंगे तो मिश्रण भी काफी तेजी से होगा। इस कारण विसरण बढ़ जाता है। कब? जब हम तापमान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया विसरण क्या होता है। अब विसरण के उदाहरणों की बात करते हैं और ये उदाहरण हमें ये समझने में बहुत मदद करेंगे कि पदार्थ अलग-अलग स्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। आपने अपने घरों में अगरबत्ती तो जलाई ही होगी। तो अगर हम एक अगरबत्ती की बात करें या एक धूप बत्ती की बात करें, तो अगर हम एक ऐसी धूप बत्ती ले रहे हैं जो जली नहीं है, यानी कि हमने उसे नहीं जलाया, हम उसे बस बाजार से खरीद करके लाए हैं और हमने उसे रख दी है। अब आपको उसकी सुगंध का पता लगाना है। अगर हम बाजार में भी खरीदने जाते हैं, दुकानों में जाते हैं और हमें अच्छी सुगंध वाली अगरबत्ती चाहिए, तो हमें उसको अपनी नाक के पास ला करके सूंघना पड़ता है और तब हम बता पाते हैं कि किस अगरबत्ती की खुशबू ज़्यादा अच्छी है, किसकी गंध अच्छी है। तो हमें उसको अपने पास लाना पड़ता है क्योंकि उसके कण दूर तक नहीं फैल पाते। अब अगर मान लो हमने उसी अगरबत्ती को जला दिया, तो जली हुई अगरबत्ती अगर आपके कमरे में भी जल रही है, तो आप उसे दूर से भी सूंघ सकते हो और आप बता सकते हो कि इसकी सुगंध कैसी है। क्यों? क्योंकि जलने से क्या हुआ? तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो अब जली हुई अगरबत्ती के कण जो है गर्मी पा करके, ऊष्मा पा करके तेजी से गति करेंगे और जब तेजी से गति करेंगे, तो आपके नाक तक वह जो खुशबू है, वो दूर से भी आ जाएगी, दूर तक भी आ जाएगी क्योंकि अणु अब गति कर रहे हैं, क्योंकि वे गतिशीलता के कारण ही आपको महसूस कर पा रहे हैं आप उसकी सुगंध को। तो इस प्रकार जली हुई अगरबत्ती की गंध आप तक दूर से भी पहुंच जाती है, जबकि बिना जली अगरबत्ती की गंध के लिए आपको उसके बहुत करीब जाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम भोजन की बात करें, तो अगर आपकी घरों में माताजी आपका भोजन बनाती हैं, तो आपको दूर से ही कई मीटर दूर से ही आपको खुशबू आ जाती है क्योंकि जो भोजन बनता है वो भी ऊष्मा से बनता है और ऊष्मा पा करके जो भोजन के कण होते हैं वे भी तेजी से
गति करते हैं और गति करने के कारण वे फैल जाते हैं, जिससे आपको खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। अब अगर एक और उदाहरण लें, अब हम ये सब विसरण के उदाहरण पढ़ रहे हैं। विसरण मतलब किसी पदार्थ का फैल जाना या फिर अंतर मिश्रित हो जाना। तो अब हम एक स्याही का उदाहरण लेते हैं। अब हम एक स्याही को पानी में मिलाते हैं और हमारे पास पानी दो तरीके के हैं, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी। अब क्या होता है कि मान लो हमने पहले स्याही को एक ठंडे पानी में मिलाया और फिर एक गर्म पानी में मिलाया, तो आप देखोगे कि जिस पानी का तापमान ज्यादा है, जो गर्म पानी है, वहां पर स्याही के कण तेजी से फैलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी विसरण के कारण होता है और तापमान के कारण होता है, क्योंकि तापमान विसरण को प्रभावित करता है। अधिक तापमान पर स्याही के कण तेजी से गति करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आप इस चित्र में आप इसे समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दो बीकर दिख रहे हैं। तो जो बाईं ओर बीकर है उसमें ठंडा पानी है, जो दाईं ओर बीकर है उसमें गर्म पानी है। और हमने एक एक बूंद अगर स्याही की डाल दी, तो आप देख सकते हो ठंडे पानी में कितना कम फैली है और गर्म पानी की तुलना में कम है, और गर्म पानी में देखो आप ज्यादा फैली हुई है। तो इस प्रकार हम विसरण को समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रियाकलाप की। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि अगरबत्ती की गंध के विसरण का प्रेक्षण करना और यह समझना कि पदार्थ के कण हवा में कैसे गति करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती की गंध आपको हवा के माध्यम से ही तो प्राप्त हो रही है। हवा ही है जो आप तक पहुंच रही है। पहले अगरबत्ती के कण हवा में मिश्रित होते हैं, उस हवा के जरिए आपकी नाक तक पहुंचते हैं और आपको उसकी सुगंध महसूस होती है। तो इसलिए यह कैसे होता है? विसरण के द्वारा होता है। इसको हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार क्रियाकलाप 1.3 आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। और अभी हम एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.2 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम पदार्थों के कणों की गतिशीलता की चर्चा कर रहे हैं। तो यह गतिविधि हमें यह समझने में मदद करेगी कि पदार्थ के कण हवा के माध्यम से कैसे यात्रा कर पाते हैं। अब हम प्रक्रिया देखते हैं। तो जैसा कि हम इस गतिविधि को करने के लिए सभी आवश्यक चरणों से गुजरने वाले हैं, तो इन सबका कैसे सावधानी पूर्वक पालन करेंगे, इनकी चर्चा करते हैं। आगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? हम एक बिना जली हुई धूप की छड़ लेंगे और यह हमारा वह बिंदु होगा जहां से हम देखेंगे कि गंध कैसे फैलती है। अब यह हमारा पहला चरण है। हमने क्या किया? एक कक्षा में एक कोने में एक बिना जली अगरबत्ती को रख दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब धीरे धीरे अगरबत्ती के पास जाएं। अगरबत्ती के पास जाएंगे और दूरी को भी नोट करेंगे कि इतनी दूरी पर कितनी गंध आ रही थी, या फिर पास जाने पर कैसे कैसे गंध आनी शुरू हुई। तो हम जैसे जैसे उसके पास जाएंगे और दूरी का नोट करेंगे, हमें गंध महसूस होने लगेगी। यह हमें समझने में मदद करता है कि कण कितनी दूर तक बिना किसी सहायता के यात्रा कर सकते हैं। अब जितनी दूर तक आपको उसकी गंध आ रही है, मतलब इतनी दूर तक तो वो बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी खुशबू फैला सकती है, यानी कि उसके कण उतनी दूर तक बिना किसी सहायता के गति कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं? अब हम अगरबत्ती को सावधानी से जला देंगे। तो अब हमें यह देखने की अनुमति देगा कि धूप जलते समय गंध कैसे फैलती है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। अब जब हमने धूप बत्ती को अगरबत्ती को जला दिया, तो अब हम प्रेक्षण करेंगे कि क्या अगरबत्ती दूर बैठे हुए भी किसी व्यक्ति को उसकी गंध महसूस होगी, यानी कि करी जा सकती है कि नहीं। तो इसको हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि धूप जलने पर कण हवा में कैसे फैलते हैं। अब हमने धूप जला दी, अब इसके लिए हमें प्रेक्षण करना है और प्रेक्षणों को हम रिकॉर्ड करेंगे। कितनी दूरी तक हमें जो है गंध महसूस हो रही थी, तो हम बता सकते हैं कि कण कितनी दूरी तक यात्रा कर रहे थे जलने के बाद। तो हम सारे प्रेक्षणों को अब क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हमारे विश्लेषण में हमें मदद मिले और हम फिर इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। देखो, प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण क्या है कि जब अगरबत्ती बिना जली होती है, तो यानी कि बुझी हुई होती है, तो हमारे आसपास, तो उसके आसपास होने पर भी कोई गंध नहीं आती। जब हमने नोट किया तो हमें पता चला कि हम उसके आसपास तक भी जा रहे हैं, फिर भी हमें कोई गंध नहीं आ रही। और गंध के लिए जिम्मेदार कण हवा में नहीं होते, क्योंकि कण गति नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। परंतु जब अगरबत्ती हमने जला दी, तब हम क्या देखेंगे कि अगरबत्ती जलाने के बाद उसकी खुशबू फैलनी शुरू हो जाती है और उसे दूर से भी महसूस किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि जलने की प्रक्रिया में हवा में कण छोड़े जाते हैं। जहां कहीं भी ज्वलनशीलता की बात आती है, जलने की बात आती है, वहां पर पदार्थ द्वारा कण हवा में छोड़े जाते हैं,
जिससे खुशबू यात्रा कर पाती है और दूर बैठे भी किसी व्यक्ति को महसूस हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि हम देखते हैं कि धूप की जो है खुशबू धूप के ठंडे स्थान से वातावरण में उपस्थित वायु के कणों के माध्यम से चलकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। यह दर्शाता है कि कण कैसे वायु में गति करते हैं और फैल जाते हैं, जिसके कारण हम दूर से ही उसकी खुशबू को पहचान सकते हैं। अब इसके परिणाम क्या हैं? अगर हम इसके परिणामों की बात करें, यानी कि अब हम देखेंगे कि इस पूरी परिघटना में पदार्थ के कणों ने कैसा व्यवहार किया। तो देखो, अगरबत्ती के धुएं में कण गति करते हैं और सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो यह गति कणों के गैसों में व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता है। और अगला हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि धूप की जो खुशबू है उसको दूर से महसूस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के माध्यम से वे फैल जाते हैं, जिससे सुगंध अपने स्रोत से दूर तक यात्रा करके पहुंच जाती है अपने जिस भी स्थान तक उसे पहुंचना होता है। और यह क्या दर्शाता है कि यह गतिविधि यह प्रदर्शित करती है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं। वे उच्च सांद्रता के क्षेत्रों जैसे कि धूप के पास से कम सांद्रता क्षेत्रों जैसे कि जो अधिक दूर के क्षेत्र हैं, यानी कि सांद्रता की बात करें, सांद्रता का मतलब उच्च सांद्रता का मतलब है कि जहां पर वह धूप ज्यादा है, जहां पर वह स्थित है, जितने हम उसके करीब हैं उतनी वहां पर सांद्रता ज्यादा है। तो अगर बत्ती के पास उच्च सांद्रता है और दूरी का क्षेत्र है, तो मतलब वहां पर सांद्रता कम है। तो इस प्रकार वे उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर यात्रा करते हैं, फैलते हैं, और यह गैसों में विसरण विसरण की एक मौलिक अवधारणा है। इस प्रकार की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो हमने यहाँ से इस क्रियाकलाप से ये समझ लिया। तो हमने दो प्रकार की आज बातें कर ली पदार्थों के बारे में। एक तो पदार्थों के बीच अंतराकड़ी स्थान होता है, जिस जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, तो एक पदार्थ को जब हम दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, तो इन अंतराकड़ी स्थानों के कारण ही वे एक दूसरे में मिल पाते हैं, अभिक्रिया कर पाते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थों के कण आपस में ऐसे नहीं जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सटीक आप ऐसे नहीं कह बोल सकते कि वे बहुत कसकर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, भले ही वे ठोस पदार्थ ही हों। तो फिर अब आगे हमने क्या बात करी कि पदार्थों की एक और विशेषता होती है कि इनके कण निरंतर गतिशील होते हैं। और किस प्रकार हमने इसे समझा, हमने क्रियाकलाप, जो अगरबत्ती का क्रियाकलाप देखा, हमने इस क्रियाकलाप से इस बात को भी समझ लिया। तो दोनों तथ्यों को हमने अब समझ लिया। अभी हम आगे कुछ और बात करते हैं और अब एक और क्रियाकलाप की बात करेंगे। अब हम अपने अगले क्रियाकलाप की बात करेंगे जिसमें भी हम विसरण को समझेंगे। और हमारा ये क्रियाकलाप क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पानी में स्याही और शहद के कणों के विसरण और प्रेक्षण को समझेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम एक पानी में स्याही को मिलाएंगे और हम शहद में स्याही को मिलाएंगे और वहां पे विसरण को समझेंगे। विसरण मतलब कि कणों का फैल जाना। तो इसके बारे में अंतर मिश्रण को समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.4 देखेंगे। तो हमारे पास एक गतिविधि है जो कि एनसीईआरटी पुस्तक 1.4 में आपको मिल जाएगी, जो स्याही और शहद के कणों के पानी में प्रसार के अवलोकन के बारे में आपकी समझ को बनाती है। और यह एक प्रयोग के लिए मंच तैयार करती है, जो हमें यह सीखने में मदद करेगा कि विभिन्न पदार्थ पानी के साथ कैसे मिश्रित होते हैं। अब हम इसकी प्रक्रिया को देखते हैं और चरणबद्ध तरीके से इस क्रियाकलाप को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा पहला चरण, आप देखो हमारा पहला चरण क्या है, हम 2 गिलास या फिर बीकर ले लेंगे। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि हम एक प्रयोग पानी के साथ करने वाले हैं और एक प्रयोग शहद के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 गिलास या फिर 2 बीकर लेने पड़ेंगे। तो हमने ये ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा अगला चरण, धीरे धीरे और सावधानी से नीली या फिर लाल स्याही, आप किसी भी रंग की स्याही ले सकते हो, लेकिन आपको रंगीन स्याही लेनी है ताकि आपको वह दिखे। तो नीली या फिर लाल स्याही की एक बूंद पहले बीकर में किनारे से डालें। तो मान लो पहले बीकर में पानी था और उसमें हमने स्याही की बूंद डालनी शुरू कर दी। अब यह हमें यह देखने में सक्षम करेगी कि पानी में स्याही कैसे फैलती है, जो मिश्रण प्रक्रिया का जो मिश्रण प्रक्रिया का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो हम सबसे पहले पानी में डाल रहे हैं, पानी में स्याही डालते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर में हम शहद लेंगे। अब इस शहद में भी हम स्याही की एक बूंद को डालेंगे। तो अब हम करेंगे तुलना। हमने दोनों ही बीकरों में पानी और शहद अलग-अलग करके स्याही मिलाई। अब हम जब इनको तुलना करेंगे, लेकिन
दोनों ही बीकरों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, मतलब दोनों बीकरों को बिना हिलाए कक्षा के एक कोने में या फिर घर में कहीं छोड़ देना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विसरण प्रक्रिया को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से होने की अनुमति देता है। हम इसे बिल्कुल भी हिला नहीं रहे हैं, हम इसका तापमान नहीं बदलेंगे, दोनों एक ही स्थितियों पर रहेंगे बीकर, एक ही स्थितियों पर दोनों का अवलोकन करेंगे ताकि हमें तुलना करना आसान हो जाए। तो इसलिए हम प्राकृतिक रूप की प्रक्रिया देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से कैसी प्रक्रिया होती है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो, जिससे हमें यह स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है कि पदार्थ समय के साथ कैसे मिश्रित होते हैं। अब स्याही और शहद डालने के तुरंत बाद और समय के साथ परिवर्तनों के प्रेक्षणों को अब हम दर्ज करेंगे। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, समय के साथ कि 1 मिनट बाद क्या हुआ, फिर अगले मिनट क्या हुआ, तो समय के साथ इनके निरीक्षण जो भी हमें देखने को मिल रहा है, जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, हम उन्हें नोट कर लेंगे, हम उन्हें रख लेंगे और फिर हम अपनी निगरानी में एक एक करके परिवर्तनों को समझ करके अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रेक्षण हमने क्या देखे, प्रेक्षणों की चर्चा करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद जो है रंग पानी में धीरे-धीरे फैलना शुरू होता है। जब हम पानी की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब स्याही की एक बूंद को पानी में मिलाया जाता है, तो रंग धीरे-धीरे फैलने लगता है, उस स्याही का रंग उस पानी में फैलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि शहद में क्या हुआ। तो शहद को जब शहद को जब शहद में मिलाया जाता है, शहद डालने के तुरंत बाद शहद धीरे-धीरे नीचे बैठ जाता है। तो अब हम अगला प्रेक्षण देखते हैं, हमने क्या किया, हमने शहद को पानी में मिलाया। पानी में पहले हमने स्याही को मिलाया, फिर हमने पानी में शहद को मिलाया। तो अब हम इनका प्रेक्षण देख रहे हैं। तो हम धीरे-धीरे क्या देखते हैं कि शहद धीरे-धीरे डूबता है और जल्दी नहीं फैलता। यह स्याही के व्यवहार के विपरीत व्यवहार करता है। तो और यदि हम शहद में स्याही को मिलाते, तो भी वह भी धीरे-धीरे ही ऐसे फैलती। इसका मतलब पानी में स्याही का फैलना तेजी से होता है, लेकिन पानी में शहद का फैलना बहुत धीरे होता है। और शहद में अगर हम स्याही मिलाते हैं तो वहां पर भी ये धीरे होता। ऐसा क्यों होता है? तो यह सुझाव देता है कि पदार्थों के पानी के साथ मिलने में जो अंतर है, पदार्थों का पानी के साथ मिलना और अन्य पदार्थों के साथ मिलने में अंतर होता है। यानी कि स्याही पानी के साथ जैसे मिलेगी और शहद के साथ जैसे मिलेगी, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम पानी और शहद को भी आपस में मिलाएं तो भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर हम तीनों ही मिश्रण को देखेंगे क्रियाकलाप करके आपस में मिला करके, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों ही मिश्रण मिलाने पे किस प्रकार की गतिविधियां मिल रही हैं। यानी कि पानी में अगर मैंने स्याही मिलाई और पानी में मैंने शहद मिलाया, तो दोनों के आपको गतियों में अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमने स्याही में शहद को मिला दिया, तो भी आपको अलग प्रकार की गति में अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक ये स्पष्ट हो गया। अब क्या देखा हमने कि हमारा प्रेक्षण क्या था? हमने हमने इस प्रयोग में क्या किया था? हमने एक पानी में स्याही को मिलाया था और फिर पानी में शहद को मिलाया था। तो यहाँ पे कुछ घंटों या दिनों में स्याही का रंग पूरे पानी में समान रूप से फैल जाता है, जो कि विसरण को दिखाता है। जब हमने स्याही को पानी में मिलाया, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि पूरी स्याही पानी में फैल चुकी है, जो कि विसरण की प्रक्रिया को दर्शाती है और यह दिखाती है कि कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। और स्याही की तुलना में अगर हम शहद की बात करें, तो समान रूप से घुलने या फैलने के लिए उसे बहुत समय की जरूरत लगेगी। इसी प्रकार अगर हम स्याही को भी शहद में मिलाएंगे, तो भी हम ये देख पाएंगे कि उसे वहां घुलने के लिए बहुत अधिक समय की जरूरत लगेगी। तो यह अंतर उनकी श्यानता के कारण होता है, क्योंकि वे शहद गड्ढा होता है और पानी पतला होता है। तो उनके कणों की अंतराकाशीय स्थानों के कारण भी होता है, जिस कारण या आपको देखने को या अंतर देखने को मिलता है, या श्यानता इसकी जिम्मेदार होती है। श्यानता का मतलब होता है कि पदार्थ का वह गुण जो उसके बहने का विरोध करता है। तो अगर आप पानी की बात करो, तो पानी तो बहुत अच्छे से बह सकता है, पानी की श्यानता कम होती है। पानी की श्यानता कम होती है, वह उसके बहने के गुण का विरोध नहीं करती, जबकि शहद की श्यानता ज्यादा होती है, क्योंकि वह उसके बहने के गुण का विरोध करती है, क्योंकि वह कम बह सकता है। कोई भी तरल जितना बह सकता है, और वह गुण जो उसके बहने के गुण का विरोध करे, वह होती है श्यानता, मतलब वह उतना गाढ़ा होता है। लेकिन शहद इस कारण से अपने आप में चीजों को नहीं घोल पाता, क्योंकि वह अधिक श्यान होता है। तो ये हमारी क्रियाकलाप 1.4 थी, जो हमने विसरण को अच्छे से समझा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और बात करते हैं। तो इसके परिणाम क्या थे? परिणाम क्या थे कि हमने यहाँ से क्या सीखा
कि स्याही के कण अत्यंत छोटे आकार और तेज गति के कारण पानी में तेजी से विस्तृत होते हैं, तेजी से फैल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्याही के कण छोटे होते हैं और तेजी से गति करते हैं, जिससे वे पानी में तेजी से फैल पाते हैं। और शहद सघन और गाढ़ा होने के कारण बहुत धीरे-धीरे विस्तृत होता है। ऐसा शहद के घना और मोटा होने के कारण होता है, जिसका मतलब कि इसके कण स्याही की तुलना में धीमे चलते हैं। और दूसरा अंतिम जो हमारा इसका परिणाम है कि यह क्या दर्शाता है कि पदार्थ के कण अपनी प्रकृति और माध्यम के आधार पर अलग-अलग दरों से उच्च सांद्रता के क्षेत्रों से निम्न सांद्रता के क्षेत्रों में गति करते हैं और फैलते हैं। अब हम एक और क्रियाकलाप की बात करेंगे जो कि 1.5 है एनसीईआरटी के अनुसार। और हम अभी भी पदार्थों के कण की निरंतर गतिशीलता की बात कर रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप में हमें यह परीक्षण करना है कि तापमान द्रवों में ठोस कणों के विसरण की दर को कैसे प्रभावित करता है। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यह क्रियाकलाप हमें क्या समझाएगा, हमें ठोस कणों के द्रवों में परासरण दर पर तापमान के प्रभाव का अवलोकन करने में हमें मदद करेगा। यह अवधारणा पदार्थों के विभिन्न परिस्थितियों में मिश्रण और परस्पर क्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम प्रक्रिया को समझते हैं और हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्या है कि हम 2 गिलास लेंगे, एक गर्म पानी से भरा हुआ और दूसरा ठंडा पानी से भरा हुआ। इससे हमें तापमान के प्रसार प्रक्रिया पर कैसे प्रभाव पड़ता है इसकी हम तुलना कर पाएंगे। तो हमने 2 गिलास ले लिए जिसमें एक में गर्म पानी भरा हुआ था और दूसरे में ठंडा पानी भरा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक ग्लास को बिना हिलाए कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक-एक क्रिस्टल डाल देंगे। तो हमारा अगला चरण क्या है, हमने प्रत्येक ग्लास में गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में भी तांबे के सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए। अब यह महत्वपूर्ण है कि हम पानी को हिलाएं नहीं ताकि अभिक्रियाएं ना बदलें। और दोनों ही स्थितियों पर हम जो अपने परिणाम है, प्रेक्षण है, उनको नोट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ प्राकृतिक अवलोकन करना है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनका अवलोकन करना है, तो हमें वो ग्लास नहीं हिलाने हैं। अब क्रिस्टलों को तल पर बैठने तक का हमें इंतजार करना होगा क्योंकि उन्हें प्रत्येक ग्लास के नीचे बैठने के लिए हमें कुछ समय देना होगा, क्योंकि मिलाते ही तुरंत वे नहीं बैठ जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना है। और यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा कि कण पानी के माध्यम से कैसे फैलने लगते हैं। अब हम प्रेक्षण करेंगे कि ठोस क्रिस्टलों के ऊपर शुरुआत में और समय बीतने के बाद क्या होता है। हमने जैसे क्रिस्टल मिलाए तो समय बीतने के बाद क्या हमने देखा और तुरंत हमने क्या देखा, तो समय के साथ ये परिवर्तन को हम मापेंगे और यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि हर तापमान की स्थिति में कण कितनी तेजी से फैल रहे हैं, तापमानों को बदल बदल करके। अब गर्म और ठंडे पानी में मिश्रण की दरों की हम तुलना करेंगे और तापमान के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे प्रेक्षण क्या है, हमने ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर रंगीन कण पानी में फैलने लगते हैं। यह विसरण की प्रारंभिक अवस्था है जहां कण ठोस से तरल में जाने लगते हैं। इसके बाद अगला प्रेक्षण इस समय के साथ रंग दोनों गिलासों में पानी में फैल जाता है। तो जैसे जैसे समय होता है बढ़ता है आगे, तो हम देखते हैं कि रंग दोनों गिलासों में पानी के सारे हिस्से में फैल जाता है। यह प्रक्रिया विसरण की है क्योंकि कण गति करते हैं और तरल पदार्थ में समान रूप से बढ़ जाते हैं। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में रंग तेजी से फैलता है, जिससे पता चलता है कि तापमान का प्रसार की दर पर इस तापमान का प्रसार की दर पर असर पड़ता है, जिससे उच्च तापमानों पर कणों की गति बढ़ जाती है और गर्म पानी में कण ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से गति करते हैं। तो यही हमने देखा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमानों पर कणों को अधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे उनके कण तेजी से गति करते हैं और तेजी से फैलते हैं। हमने अब इसके परिणामों की चर्चा करेंगे। तो परिणाम क्या दिखाता है कि ठोस कण पानी में घुलकर फैल जाते हैं और यह क्रिस्टल के पास के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से पानी में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाकर होते हैं। यह फैलाव का एक मूल सिद्धांत है जहां कण खुद को या फैलाव का एक मूल सिद्धांत है जहां कण खुद को समान रूप से बांटने के लिए फैल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम और परिणामों की चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं कि तापमान में वृद्धि से तरल पदार्थ के कण तेजी से गति करने लगते हैं, जिससे विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब पदार्थ तरल गर्म होता है तो कण तेजी से मिश्रित हो जाते हैं और अंत में हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि कणों की गति और मिश्रण की दर तापमान पर निर्भर करती है। उच्च तापमान कणों की गति और विसरण दर को बढ़ा देता है, जो तापमान और विसरण के सीधे संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों से हमने
पदार्थ के कण गति करते हैं और इनकी गतियां कैसे प्रभावित होती हैं इसकी चर्चा कर ली। तापमान पर कैसे निर्भर होती है इसकी भी बात कर ली हमने। तो हमने आज दो पदार्थों की दो विशेषताओं की चर्चा करी। एक तो पदार्थों में अंतराकाशीय स्थान होता है और इनके कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इन दो बातों की चर्चा हमने कर ली। तो आज हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ी उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने आज सबसे पहले क्या पढ़ा, अंतरा आणविक या कड़ी स्थान यानी कि पदार्थों के बीच जो अंतराल होते हैं। उसके बाद लगातार ये गतिमान होते हैं कण, पदार्थ के कण उनमें मौजूद गतिज ऊर्जा के कारण लगातार गतिमान रहते हैं। विसरण दो पदार्थों का आपस में मिलना, फैल जाना और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है और इससे संबंधित हमने क्रियाकलाप भी देखे। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आज के व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक नए व्याख्यान में एनसीईआरटी के आगे के अनुभागों की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।